बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है एहतसाब उसामा तैयब के साथ और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, उसामा तैयब कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम आज मैं करने जा रही हूँ। और इस्लामाबाद टॉक्स, आपको पता है कि आजकल जितनी भी बात हो रही है इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान मरकज़ निगाह इस वक्त पूरी दुनिया का, और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में मुआहदे की बात हुई, जो मुज़ाकरात हुए, जो तकरीबन 21 घंटों तक मुज़ाकरात जारी रहे, उसके बाद दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो वापस जा चुके हैं। ईरानी वफूद भी वापस चले गए और अमेरिकन वफ्द भी वापस पहुंच गया है। लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी धमकियां आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात होने के बावजूद। फिर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान की जानिब से ये कहा गया कि हम टोल लगाने जा रहे हैं और टोल जो अदा करेगा वही आबनाए हुर्मुज़ को पार कर सकेगा। उधर से अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जौहरी मुआहदा किसी सूरत जो है वो नहीं हो सकता ईरान के साथ, जौहरी हथियार बनाने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि आयतुल्ला खामनाई जो कि शहीद हो गए सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी जानिब से कई बार ये कहा जा चुका था कि जो एटम बम है वो नाजायज़ है, उसको नहीं होना चाहिए, उसको हराम करार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ईरान की जानिब से मतलब एटम बम वो इसे हराम करार देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम यूरेनियम की इतनी अफजूदगी नहीं करेंगे कि हम उस नहज तक, उस नौयत तक पहुंच सके। अमेरिका की जानिब से अब ये भी कहा गया कि एक तो आबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है वो किसी तरफ नहीं लगा, फिर दूसरा जो है वो जौहरी मामला, जौहरी हथियार बनाने का जो मामला है वो ईरान ने नहीं माने। यानी मुज़ाकरात अभी किसी तरफ भी लगते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये जो इस्लामाबाद टॉक हुई है, ये जो मुज़ाकरात 21 घंटे तक जारी रहे हैं, ये कितने इम्पॉर्टेंट रहे हैं, इससे किसने क्या पाया, इसी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर तज्ज़ियाकार है मज़हर बल्ला साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मज़हर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मुझे सर ये बताइएगा कि क्या पाया, क्या खोया, क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं या फिर मुज़ाकरात किसी तरफ भी नहीं लगे, क्या कहा जा सकता है? बहुत शुक्रिया सिद्रा। गुजारिश ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो गए, सही बेनतीजा कहा जा सकता है। लेकिन अब इसमें जायजा हमें लेना होगा कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाने की कोशिश की। बिल्कुल। और ऐन आखिरी वक्त पे अमरीकियों को भी राजी किया और ईरानियों को भी राजी किया। आपको याद होगा कि ईरानी तो किसी किस्म के मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे। एक तरह से उन्होंने इनकार कर दिया हुआ था कि हम मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। उसके पीछे उनकी एक लॉजिक है। वो कहते थे जी देखिए, इससे पहले ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे और उन मुज़ाकरात के दौरान ही हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई। हमारी जो फर्स्ट रो है लीडरशिप की वो शहीद हो गई, तो हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। सही। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक सफारतकारी के महाज पे नुमाया कामयाबी हासिल की जी। और वो दोनों को ले आए इस्लामाबाद। अच्छा, अमरीकी सदर भी आ गए, अब जो नायब सदर है अमरीका। अब जो लोग जेडी वैंस के बारे में देखिए, वो शक्ल सूरत से बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन वो ओहायो के एक गुर्बत ज़दा माहौल से निकलकर अशराफिया के नुमाइंदे बने। किस तरह वो अमरीकी फौज में भर्ती हुए, फिर वहाँ तालीम हासिल करते रहे और फिर किस तरह पीटर कथील ने उन्हें उन पे दस्ते शफकत रखा। और ये भी दुनिया को पता है कि वो एक ज़माने में डोनाल्ड ट्रंप के बड़े मुखालिफ थे, बल्कि गालियां तक दिया करते थे। अब वो उसके हामी बन गए। बिल्कुल ऐसा हुआ। बुनियादी तौर पर जो अमेरिका के फैसला करने वाले अदारे हैं, वैंस जो है उनके नुमाइंदे हैं। सही। और वैंस को वो बहुत समझदार समझते हैं। ठीक है, हो सकता है वो अगले सदारती उम्मीदवार भी हों, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानी वफद था उसमें देखिए वो सारे पीएचडी हैं। ईरानी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी पुरानी तहजीब है। गुफ्तगू हुई और ईरान के 10 नुकात थे, अमेरिका की तरफ से 15 नुकात थे।
10 में से 8 जो थे वो अमेरिकी मान गए और 2 पे इख्तलाफ था। वो 2 ऐसे नुक्ते थे, जैसे आपने हुर्मुज़, वो चाहते थे कि इस पे खाली ईरान का कब्जा ना हो और इसमें हम भी हिस्सेदार बने। अमरीकियों को तो हिस्सेदार बनने की आदत है ना जी। उनकी तो 240 साल तारीख उनकी देखें तो उसमें 226 साल तो उन्होंने लड़के गुजारे हैं, जंगों की बुनियाद पर, जंगों से वो कमाते हैं। दूसरा उनका जो आपने इब्तिदाई में तस्करा किया एटमी प्रोग्राम के हवाले से, मैं समझता हूं कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम ईरान का हक है, उसको मिलना चाहिए। कोई भी यही देखिए इनकी अमेरिका की जो दो रुखी है यहाँ पे, मैं वो बयान करना चाहता हूं कि एक तरफ आप ईरान को एटमी प्रोग्राम नहीं करने देते और दूसरी तरफ एक नाजायज रियासत है इसराइल, वो एटमी ताकत बना हुआ है। तो इस पर तो गौर करना चाहिए ना कि अवाम, जो आलमी अदालत इंसाफ है, उसने भी इसराइल को नाजायज रियासत कहा और हम पाकिस्तानी भी नहीं मानते। अच्छा, पाकिस्तानियों ने मेजबानी बहुत अच्छी की, लेकिन थोड़ा सा एक पहलू मैं समझता हूं कि वो हमारे हुक्मरानों से नजरअंदाज हुआ। इनको ऐसे मरहलों पर कौमी लिबास पहनना चाहिए, सही, और पाकिस्तानी होने की शनाख्त देनी चाहिए। ये सारे टाई सूट इस तरह पहन के आए थे जैसे ये सारे पैदा न्यूयॉर्क में हुए हैं या वाशिंगटन में हुए हैं। ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। देखिए, जो जिंदा कौमें हैं वो अपना लिबास पहनती हैं, जैसे ये अरब मुल्क आपके सामने है। इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन देखिए नेहरू भी धोती पहनता था और ये मोदी भी यही पहनता है। श्रीलंका देखिए, अब बांग्लादेश की तकदीर को बदलने वाला जो बंदा है डॉक्टर यूनुस ग्रामी, बाहर पड़ा, आज तक वो दूसरा लिबास नहीं पहनता, ये वेस्ट कोट पहनता है और पजामा और कुर्ता पहनता है। तो इस पे जरा इनको गौर करना चाहिए हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों को कि मेजबानी के वक्त आप कम से कम पाकिस्तान की शनाख्त तो दें। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया के सामने आप जंगों को खत्म कराने का सेहरा ले रहे हैं और इतनी कामयाब सफारतकारी कर रहे हैं, तो आप उसमें शेरवानी पहन ले। आप जिस तरह कायदे आज़म शेरवानी पहनते थे, जनाब कैप पहनते थे, वेस्ट कोट पहन ले, अपना शलवार कमीज पहन ले, कोई आप शनाख्त तो दें कि आप पाकिस्तानी हैं। सही, कोई पता नहीं मुज़ाकरात तुर्की में हो रहे हैं कि फ्रांस में हो रहे हैं कि किधर हो रहे हैं, ये आपको शनाख्त देनी चाहिए थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिलाल इफ्तिखार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं आप आलमी अमूर के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल साहब, मज़हर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। एक तो उन्होंने एतराज़ उठाया कि जो पहनावा था वो मुनासिब नहीं था, हमें भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमें कौमी लिबास शलवार कमीज़ पहनना चाहिए था, जिस तरह से अरब्स भी पहनते हैं और बाकी मुमालिक भी अपने लिबास को तरजीह देते हैं। इस पर आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है। और दूसरा, मुज़ाकरात बताइए कि कामयाब रहे, कितने फीसद रहे, नाकाम हो गए या फिर बेनतीजा रहे, कुछ भी नहीं पा सके? मैं पहले दूसरे हिस्से से शुरू करूंगा। सेकंड 1979 में जब ईरान के अंदर इनकलाब आता है, उसके बाद से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, और दोनों एक दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं कर रहे। और आपके सामने है कि ईरान के अंदर स्विट्जरलैंड का सफारत खाना अमरीकी मफादात को देख रहा है, इसी तरीके से ईरान की भी कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है अमेरिका के अंदर। तो एक बहुत हॉस्टाइल किस्म का जो है मामला चल रहे थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इतने सालों की 30-40 सालों की हॉस्टिलिटी के बावजूद पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को राजी किया कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठें और बात करें। आपको पता है कि पहला दौर जो हुआ उसमें जो है हमारी साइड पहले अमेरिकन की बात सुनती थी, फिर वो जाके ईरान से बात करते थे, लेकिन समहाउ उन्होंने इस चीज़ पे दोनों को राजी किया कि दोनों साइडें एक दूसरे के सामने बैठें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसके बाद जब इतने सालों से आपका एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 30, 40, 50 साल का जो आपकी मुखालफत चल रही है, आप एक ही सिटिंग के अंदर, एक ही रात के अंदर, 21 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो ले आएंगे। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि कई मामलात के ऊपर जो है अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मेरी अपनी ये है कि इस वक्त अमेरिका के लिए जो है इस जंग के अंदर शर्मिंदगी बहुत पैदा हो रही है। देखिए, वो अपनी बेसिस जो हैं
मिडिल ईस्ट के अंदर, बल्कि मिडिल ईस्ट नहीं, मैं कहूंगा वेस्ट एशिया, सही। क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है, ये कोई हमारा कंस्ट्रक्ट नहीं है, हम इसे वेस्ट एशिया कहेंगे। वेस्ट एशिया के अंदर अमेरिका अपनी बेसिस इराक के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर या बाकी इलाकों के अंदर वो उनको हिफाजत नहीं कर सका। और दूसरा जो एक वादा था जो 1945 में खासतौर पे सऊदी अरब के साथ जब क्विंची पैक्ट हुआ था दिफा का, वो उसे भी पूरा नहीं कर सका। और हमने ये देखा कि इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका का सिर्फ एक फोकस था कि इंटरसेप्टर्स हैं तो वो निकालो और सारे इसराइल को बचाओ, वो इसराइल की भी हिफाजत नहीं कर सका। तो ईरान ने एक पॉइंट तो साबित कर दिया कि जो हार्ड पावर है उसकी भी एक लिमिटेशन है। दूसरी तरफ ईरानियंस भी 9/11 के बाद से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, उनकी जो पॉलिटिकल सोशल स्ट्रेटेजी थी, कि उन्होंने ना सिर्फ शॉक्स को बहुत जबरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब किया और अपनी डोमिनेंस भी उन्होंने जारी रखी कि इजराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं जिनमें कमी नहीं आ रही है, अमेरिकन मफादात पे हमले हो रहे हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, लेकिन किसी में जरूरत नहीं होती कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पार कर सके, जो कि बजाते खुद एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि ईरान की विक्ट्री है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में भी बता दूं कि ये 38 किलोमीटर वाइड एक पैसेज है जिसमें समुद्री ट्रैफिक जो है उसके गुजरने के लिए जो हिस्सा है वो 3 किलोमीटर का है। तो ईरान उसको मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रहा है। खबरों के मुताबिक अंडर वाटर बंकर्स बने हुए हैं, वहां पे उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन्स रखे हुए हैं, मिसाइल्स रखे हुए हैं, और वहां से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अमेरिका नहीं कर रहा। और अभी भी आप बात जब कर रहे हैं, आज की खबर है खुद पेंटागन की तरफ से आई है कि 2 उनके जहाज माइन साफ करने वाले उन्होंने जाने की कोशिश की है और ईरानियंस ने उनको निकाल दिया। इसका मतलब है कि अमेरिका समझता है कि बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सही। अब ट्रंप जो करना चाह रहा है, ट्रंप जो है वो बेसिकली हर चीज में डील चाहते हैं, उनका वही कॉर्पोरेट स्टाइल का जो है ना, बल्कि कुछ तो खुद अमेरिकन कहते हैं माफिया स्टाइल की जो है ना उनका गवर्नेंस का तरीका है। लेकिन वो जानते हैं कि उनकी हार्ड पावर की लिमिटेशन है। अमेरिका के बारे में जो एक उसका डेटरेंस था, एक उसकी रिप्यूट थी, इस जंग ने बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ डैमेज किया, दूसरा पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जो एक मुसीबत आई हुई है इस वक्त। आप देख लें हमारे यहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस, पूरे दुनिया के अंदर राशन बंदी फ्यूल की हो रही है क्योंकि फ्यूल तो गुजर ही नहीं पा रहा। 20% ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरना है। और अब जो है वो सिर्फ एक डोमिनेंस शो करने के लिए दुनिया को कि अभी भी हम गेम के अंदर हैं। हालांकि अब मल्टीपोलैरिटी शुरू हो चुकी है और उसके अंदर जो है अमेरिका ये जानता है कि वो एक पुरानी पावर है और चाइना जो है वो उसके करीब करीब पहुंच चुका है। दूसरी सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी है, और उसके अलावा जिस तरह फौजी तरक्की हो रही है, जिस तरीके से हर डोमेन के अंदर चाइना जो है वो अमेरिका को जो है चैलेंज कर रहा है, इन हालात के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट के आगे लेके जाना जो है वो अमेरिका के लिए खुद अच्छा है। दूसरी तरफ ईरान का भी। बिलाल साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की एनर्जी क्राइसिस की जो आप बात कर ले हैं, मैं बरलास साहब से भी इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। वापस आपकी तरफ आते हैं बरलास साहब। ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज मोस्ट इम्पॉर्टेंट समंदरी रास्ता है और फिर 20% कहने को तो दुनिया की जो तेल गैस के ज़खायर हैं वहाँ से 20% जाते हैं, लेकिन अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ी मिकदार बनती है। मुझे सर ये बताइए कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का तनाज़ा है ये किस तरह से हल होगा, कैसे हो सकता है? अमेरिका किस तरह से मान सकता है या 2 कदम पीछे हट सकता है, या फिर ईरान को किस तरह से मनाया जा सकता है, या जो पहले था, जंग से पहले था, वैसा ही सिस्टम दोबारा जो है वो भी हो सकता है? नहीं सिद्रा, इसमें 2 बातें हैं जी। पहले हमें ये जायजा लेना होगा कि जंग से पहले जो सूरत हाल थी क्या वो अब है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी। अब ऐसा क्यों नहीं है? अब ऐसा नहीं है इसलिए कि नेटो जो ममालिक थे उन्होंने कोई बात नहीं ट्रंप की मानी। बिल्कुल। आज ही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो पर डॉलर 70 सेंट देते थे हम नहीं देंगे। सही। अच्छा, फिर वो जापान का शिकवा करते हुए नजर आए, जनूबी कोरिया का शिकवा करते हुए नजर आए, बर्तानिया का शिकवा किया और ट्रंप बिलबिला उठे। उन्होंने कहा कि हमने इतनी दुनिया की मदद की, हम लोगों की हिफाजत करते रहे, हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचा। तो ये रोने धोने वाली बातें ईरान ने नहीं की। ईरान ने 40 दिनों में किसी से माली मदद नहीं मांगी, ईरान ने किसी से दवाइयां नहीं मांगी,
किसी से खुराक नहीं मांगी, तो इसका मतलब है ईरान का पलड़ा भारी है और अमेरिका जो है वो शिकस्त खुर्दा है। अब इसमें चाइना की बात की बिलाल साहब ने जी, देखिए चाइना का किरदार बड़ा अहम है जी। चाइना वाले लोग बड़े सियाने हैं सिद्रा जी। चाइनीज लड़ाई नहीं करते लेकिन अपने हथियार सारे आजमाते हैं। कुछ उन्होंने हथियार अपने टेस्ट किए पाक इंडिया जंग में, पाकिस्तान की तरफ से बड़े कामयाब रहे, बिल्कुल रहे। अब उन्होंने ईरान की जंग में अपने कुछ हथियार टेस्ट किए और जिन हथियारों को अमेरिका, जिन जहाजों को समझता था कि ये दुनिया के मजबूत तरीन है, गारंटी देता था जी कि ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, रफाल तो कहीं पीछे है, रफाल से कहीं मजबूत जहाज जो थे वो गिरा दिए। अब ये जंगी जो स्ट्रेटेजी लोग समझते हैं या जंगों के माहिर हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो 60 और 70 की है, सही, जबकि ये 2026 जा रहा है। सही। अब दुनिया में जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं 64 कंपनियां, 64 में से 60 जो है उन पे राज है चाइना का। जी। तो चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। सो अब जो बात होगी वो ईरान की बात मानना पड़ेगी। ईरान ने अपने आप को मनवाया है, सही, ईरान ने नाको चने चुपवाए हैं, तो अब ये नहीं हो सकता कि आपना हुर्मुज़ जो है उस पे इसी तरह काम चल जाए, नहीं, उस पे ईरान की बात मानना पड़ेगी। और ये जो आपने बड़ा अहम एक नुक्ता बयान किया कि देखिए ये जो जितनी एनर्जी है या जितना पेट्रोल है ये तो इसी इलाके से जा रहा है ना जी। फिर बाबे मंदब से आप देखिए कि यूरोप को जो जाती है, दुनिया में 97% शिपिंग कम हो गई है, यानी 3% जहाज जो हैं वो चल रहे हैं समुद्रों में, सही। तो इसका नुकसान किसको होगा? अच्छा, अगर जैसे युआन में तजारत होती है, पेट्रो डॉलर को कौन कौन से ममालिक को खा गया? पेट्रो डॉलर सदाम हुसैन को खा गया, इराक को खा गया, गजाफी को खा गया। अब पेट्रो डॉलर में भी हमारे मुसलमान मुल्क सऊदी अरब का एक बड़ा कसूर है। उन्होंने 73 में एक एग्रीमेंट किया अमरीकियों से कि डॉलर में इसकी तजारत होगी तेल की, और जाहिर है उसके बदले में अमरीकियों ने कहा कि सऊदी करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में जो आज है यही रहेगी। तो उनको मुसीबत ये पड़ी हुई है अमरीकियों को कि वो डॉलर को कैसे बचाएं। अब डॉलर जो है वो 30% विद इन द अमेरिका है, 70% जो है वो विद अमेरिका से बाहर है। बल्ला साहब, अब डॉलर को सवाल सर, ईरान की जानिब से भी इसी जंगी मामले में ये भी तो बताया गया ना कि टोल टैक्स भी लगेगा और वो डॉलर में भी नहीं लगेगा, वो चाइनीज करेंसी में लगेगा। हाँ जी, वो चाइनीज करेंसी में, युआन में लगेगा जी। अब मेरा ख्याल है कि इसके पीछे पॉसिबल है रूस और चाइना भी हो, सही, वो भी चाहते हो कि अभी मामला हल ना हो। फिर 2 अरब ममालिक हैं और एक इजराइल है, वो भी नहीं चाहते कि मामला हल हो, वो चाहते हैं ईरान तबाह हो। ईरान तबाह नहीं होगा। ईरान एक मजबूत किले की तरह है, जो लोग ईरान को जानते हैं, समझते हैं। ईरान तो उस वक्त नहीं उस पर कब्जा हो सका जब ताजे बरतानिया का सूरज गुरूब ही नहीं होता था। ईरान पे तो उस वक्त भी कब्जा नहीं हो सका था। तो ईरानियों ने बाहर कैफ एक बात साबित की है सिद्रा कि 47 साल पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने आप को मनवाया। देखिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो तो एक हफ्ते की पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अमरीकियों को जो आदत पड़ी हुई है असासे मुंजमद करने की, देखिए इराकियों की दौलत इन्होंने मुंजमद कर ली, लीबिया वालों की कर ली, तो लूट मार का खेल करता है। लूट मार का खेल अब नहीं चलेगा दुनिया। सर, फिर ये मुझे बताइए कि अभी तो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के हवाले से बात हो रही है, इजराइल तो अभी साइड पे है, क्योंकि अमेरिका और ईरान का अगर मामला हल भी हो जाता है तो इजराइल तो फिर भी मौजूद है ईरान पर दोबारा से हमला करने के लिए या इसी तरह से इस कशीदगी को बढ़ाए रखने के लिए। सर, अब ये मामला हल होता नजर आ रहा है, मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, क्या होने जा रहा है और कब तक एक्सपेक्टेड है? जितना मेरा ये ख्याल है जी कि इस जंग में वक्फे तो आ सकते हैं, सही, लेकिन ये खत्म नहीं हो। उसकी वजह कब तक सर?
अमरीकी इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, मगर नेतन्याहू नहीं जान छोड़ना चाहता। नेतन्याहू कहता है कि मैं हर कीमत पर जंग जारी रखूंगा। सही। अब तबाही तो बहुत हो गई है इसराइल की भी। इसराइली जो है वो मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए, नफ्सियाती उलझनों में है, क्योंकि उन्हें बंकरों में रहना पड़ता है। और उन्होंने अपने शहरियों को कहा हुआ है जी, जो ही सायरन बजे आप 15 सेकंड के अंदर अंदर बंकर में जाएं। वो कैसे मुमकिन है? फिर उनका जो नेतन्याहू का मुसाद के चीफ से इख्तलाफ है। वो कहता है कि मुसाद चीफ ने हमें सही बातें नहीं बताई और मुसाद चीफ दफ्तर नहीं आ रहा। तो इसराइल के आर्मी चीफ ने भी प्रॉब्लम कुछ बताए हैं। सही। कि भाई हमें लोग चाहिए, हमारे फौजी जो है वो थक गए हैं, वो रोते हैं। अब एक तरफ जज्बा लड़ रहा है और दूसरी तरफ चालबाजी लड़ रही है, धोखा लड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि जज्बा जीतेगा और नेतन्याहू को बहुत कुछ याद आ जाएगा। सही। ये बड़ा चालाक है। ये डोनाल्ड ट्रंप मार खा गए इस सिलसिले में, चूंकि 8वें सदर हैं जिनको उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा। इससे पहले 7 अमरीकी सदूर गुजरे जिन्हें नेतन्याहू ने इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वो बच गए चालाकी से जी। और डोनाल्ड ट्रंप हत्थे चढ़ गया। उसकी एक बड़ी वजह शायद कुशनर हो। कुशनर चूंकि उसका दामाद भी है, यहूदी भी है जी। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम बड़े भाई हैं और इसराइल छोटा भाई है, तो ठीक है आप छोटे भाई के लिए आए ना, आए मुकाबला करें। भागे क्यों हैं आप? सही। भागना चाहते हैं अमेरिका की वो जो चुदराहट है वो खत्म हो गई है। ये आपने दुरुस्त कहा कि उसकी चुदराहट खत्म हो गई है। अब खित्ते में नई पावर्स आ गई, उसकी चुदराहट तो उसका हमसाया कनाडा नहीं मान रहा। ठीक हो गया मजहर बल्ला साहब, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट है उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इतने ममालिक से शिकवा कर चुके हैं, जैसा कि आपने पहले भी कहा, और फिर नेटो को भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सिर्फ कागजी शेर ही साबित हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसने जंग में नेटो ममालिक ने हमारी मदद नहीं की उनको सज़ा भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मजहर बल्ला साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और ईरान अमेरिका मज़ाकरात में पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार निभा रहा है, यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। और इस फतह से, इस जीत से यकीनी तौर पर हमारे हमसाए मुल्क को बहुत तकलीफ़ होती है और अभी भी हो रही है, और आने वाले वक्त में ये तकलीफ़ हम उनको देते रहेंगे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।